कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये भौतिक विज्ञान की सेकंड किताब में सेकंड पार्ट में अध्याय नंबर 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और इस अध्याय में हम दर्पण और लेंसों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ रहे हैं, या लेंसों से संबंधित प्रकाशिकी यंत्र पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है? देखो, आवर्धन शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है कि जैसे कि कोई चीज कितनी गुने हो रही है, कोई कितने गुना हो रहा है, कोई संख्या कितने गुनी हो रही है, उसको हम आवर्धन कहते हैं। जैसे हम दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, और हमने देखा है दर्पणों के द्वारा जब प्रतिबिंब बनते हैं तो वस्तु की अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब के साइज अलग अलग हो जाते हैं। वस्तु की किसी स्थिति में प्रतिबिंब छोटा भी बन जाता है, और किसी स्थिति में वस्तु के बराबर भी बन जाता है, और किसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा भी बन जाता है। तो हमने देखा है कि दर्पणों के द्वारा जब वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं तो उन प्रतिबिंबों के आकार वस्तु के आकार के सापेक्ष बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और उसके बराबर भी हो सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन यह बताता है कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा बना है या कितने गुना छोटा बना है, उसका आकार जो है, साइज जो है, उसका कितने गुना बड़ा बना है या कितने गुना छोटा बना है। यह अर्थ है आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का। अब तो इसको निकालेंगे कैसे हम? इसकी परिभाषा है गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा वस्तु की लंबाई और वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण होते हैं उनसे जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु थी उसकी लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर हो गया प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O। यानी कि हम यहां पर फॉर्मूला कह सकते हैं कि m बराबर जो हो गया वो I अपॉन O हो गया। ये फॉर्मूला आ गया संकेत के रूप में, और वैसे हम शब्दों में कह सकते हैं रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब हम इस फॉर्मूले को सिद्ध कर रहे हैं। रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है इसको हम सिद्ध कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों, मान लिया हमने एक दर्पण ले लिया, और वो दर्पण ले रहे हैं हम अवतल या उत्तल, कोई भी ले सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, वैसे उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। तो हमने एक अवतल दर्पण ले लिया जिसका ध्रुव P है और जिसका वक्रता केंद्र C है। दर्पण का ध्रुव P हो गया और वक्रता केंद्र C हो गया। A भी एक वस्तु है, चित्र में चमक रहा है, A भी एक वस्तु है जिसकी लंबाई हमने O दिखा रखी है, और इसका दर्पण से प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। जो A भी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? A डैश B डैश बन रहा है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक है और यह प्रतिबिंब उल्टा है। वास्तविक इसलिए है क्योंकि प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिल रही हैं, और जहां प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं वहां प्रतिबिंब बन जाता है। तो चित्र में देखिएगा, एक प्रकाश किरण BM है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। प्रकाश किरण BM मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और यह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर जा रही है। फोकस से होकर जा रही है क्योंकि नियम है हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण ली है हमने, चित्र में चमक रही है BP, जो B से चली वस्तु से चल रही है और दर्पण के ध्रुव P पर जा रही है, और यहां से परावर्तित होकर PB डैश जा रही है। परावर्तित होने के बाद उस किरण का नाम हो गया PB डैश हो गया। और I इसमें आपतन कोण है और R इसमें जो है वो परावर्तन कोण है। I आपतन कोण हो गया क्योंकि यहां CP जो है वो CP अभिलंब हो जाएगा, क्योंकि
केंद्र को पृष्ठ से मिलाने वाली रेखा पृष्ठ पर अभिलंब होती है। तो ये CP जो है वो पृष्ठ पर यानी कि दर्पण के पृष्ठ पर अभिलंब हो गया, तो I आपतन कोण हो जाएगा और R जो है वो परावर्तन कोण हो जाएगा। तो ये जहां काट रही है B डैश पर, वहां प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, जिसकी लंबाई I हो गई। चित्र में चमक रहा है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V है और दर्पण के ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी U है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। दूरी जो है वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। अब देखिएगा इसमें चित्र में त्रिभुज APB और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम A डैश B डैश P। दो त्रिभुज चमक रहे हैं चित्र में, एक तो त्रिभुज हो गया APB और एक हो गया A डैश B डैश P, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। इन त्रिभुजों में देख रहे हैं हम कोण BAP और कोण B डैश A डैश P दोनों समकोण हैं। दोनों कैसे हैं? समकोण हैं। और दूसरा कोण देखिएगा कोण BPA और दूसरा कोण है V डैश PA डैश, B डैश PA डैश। एक I है आपतन कोण और एक R है परावर्तन कोण, लेकिन परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब I बराबर R हो गया ये। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, तो तीसरा कोण स्वतः ही क्या होगा? बराबर होगा, जो बिंदु B पर और B डैश पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप त्रिभुज हो गए और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है। नियम है ये, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो चित्र समझ में आ गया छात्रों? इसमें AB एक वस्तु हो गई जिसका दर्पण से परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। इसमें दो त्रिभुज ले लिया हमने, एक ABP और एक लिया हमने A डैश B डैश P। इसमें हमने देखा जो कोण बिंदु A पर बन रहा है दोनों त्रिभुजों में दोनों में समकोण है, और जो P पर बन रहा है दोनों त्रिभुजों का कोण I और R वो आपस में बराबर है, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। और छात्रों, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हमने दो भुजाएं एक त्रिभुज के ले रहे हैं, दो भुजाएं एक त्रिभुज के ले रहे हैं। तो देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजा ले ली हमने AB और दूसरे त्रिभुज की ले ली हमने A डैश B डैश। तो AB बटे A डैश B डैश हो गया, AB बटे A डैश B डैश हो गया। एक त्रिभुज की भुजा ले ली हमने AP, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा लेंगे हम A डैश P। तो ये हो गया AB बटे A डैश B डैश बराबर हो गया AP बटे A डैश P। ये समीकरण बन गई AB बटे A डैश B डैश बराबर हो गया AP बटे A डैश P। अब हम जानते हैं AB जो है, AB वो वस्तु की लंबाई O है और ये ऊपर की ओर है, अर्थात प्लस y अक्ष पर है, तो ये प्लस की होगी। तो इसका नाम AB बराबर हो गया प्लस O। A डैश B डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई I होती है, तो ये I हो गया, लेकिन ये माइनस का है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है नीचे को, और नीचे को माइनस y अक्ष होता है और इसलिए ये दूरी माइनस की आएगी प्रतिबिंब की लंबाई। तो A डैश B डैश बराबर हो गया माइनस के I। ये माइनस के y अक्ष पर है, माइनस में आएगी ये दूरी, तो A डैश B डैश बराबर हो गया माइनस के I। AP बराबर माइनस के U हो गया। AP A से लेके P तक की दूरी या P से लेके A तक की दूरी, ये वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी दर्पण से U कहलाती है, U हो गई। लेकिन ये भी माइनस की होगी क्योंकि ये किस अक्ष पर नड़ रही है? दर्पण के बाईं ओर है, और बाईं ओर जो है वो माइनस x अक्ष होता है और माइनस x की दूरियां माइनस की होती हैं, तो ये माइनस के U होगा। इसी प्रकार A डैश P जो है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और ये माइनस के B होगी, माइनस के B। ये भी बाईं ओर की दूरी है, माइनस x अक्ष पर है, तो माइनस के आएगी, माइनस के E होगी। एक बार फिर सुन लीजिएगा, दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, दर्पण के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष से ऊपर को नपने वाली दूरी धनात्मक होती है और नीचे की ओर नपने वाली दूरी ऋणात्मक होती है। जो हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी होगी ग्राफी, उसमें कि प्लस x प्लस y माइनस y, इसी के अनुसार यहां पर जो है दूरियां प्लस और माइनस की ली जाती हैं।
तो ये मान हमने इस समीकरण में रख दिए, तो ये O बटे माइनस आई बराबर हो गया माइनस का U बटे माइनस का V। माइनस यू माइनस वी ऊपर नीचे माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये O बटे माइनस आई बराबर हो गया U बटे V। इनको हमने चेंज कर दिया, हर का हर और अंश का हर कर दिया, हर का अंश कर दिया और अंश वाला हर में ले गए, तो ये I बटे O बराबर हो गया माइनस V बटे U। माइनस हम दूसरी साइड ले गए, I बटे O बराबर हो गया माइनस के V बटे U। और हम जानते हैं I अपॉन O जो है वो रेखीय आवर्धन की परिभाषा है, ये m हो जाएगी, तो इसकी जगह हम m रख सकते हैं क्योंकि रेखीय आवर्धन की परिभाषा है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो m बराबर हो गया माइनस के v बटे u हो गया, m बराबर जो आया वो माइनस के v बटे u हो गया। तो ये दर्पणों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया m बराबर माइनस v बटे u, या m बराबर हो गया I अपॉन O बराबर माइनस v बटे u। छात्रों, ये दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र है और ये फॉर्मूला केवल दर्पणों में लगेगा। लेंसोज में फॉर्मूला आगे आएगा, बाद में पढ़ेंगे हम उसको, वो अलग हो जाता है। तो m बराबर हो गया माइनस के v बटे u। वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए, जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो उल्टे ही होते हैं, उनके लिए m का मान ऋणात्मक होगा, उनके लिए m का मान ऋणात्मक होगा। क्यों होगा देख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसका मतलब O प्लस एक्स पर होगा और I माइनस पर होगा। तो जब m बराबर I अपॉन O निकालेंगे तो ऊपर माइनस का और नीचे प्लस का आ जाएगा, I माइनस का और O जो है वो प्लस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब m का मान ऋणात्मक होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे ही होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक होता है। आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे ही होते हैं सदैव, आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक होगा, क्योंकि जो सीधा प्रतिबिंब होगा, जब वस्तु ऊपर की ओर रखी हो तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर होगा, तो इसका मतलब दोनों दूरी प्लस की आएंगी, दोनों लंबाई प्लस की आएंगी, OB और IB। तो m बराबर हो गया प्लस के I बटे प्लस का O, तो प्लस से प्लस कटने के बाद प्लस ही आएगा, तो इसका मतलब m का मान जो है, इसका अर्थ हो गया m का मान धनात्मक होगा। तो एक बार फिर सुनिएगा, वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक होगा, आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक होगा। और यदि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर हो तो m का मान 1 होगा। जब दोनों की लंबाई बराबर है तो m का मान 1 होगा और यह 1 माइनस का आएगा। और ऐसा तब होता है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी होती है। हमने स्थितियां पढ़ी हैं कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है और वस्तु के बराबर आकार का होता है। तो इसका मतलब I का मान और O का मान दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब m का मान जो है वो -1 आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल बन जाता है कि किस स्थिति में दर्पण से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 1 होगा या -1 होगा। तो कब होगा, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी हो, क्योंकि C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो छात्रों, ये हमने फॉर्मूला सिद्ध किया, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन या दर्पणों से रेखीय आवर्धन के का सूत्र जो है वो हमने प्राप्त किया है। इसको कॉपी में लिखिएगा, उतार लीजिएगा और इसको याद करिएगा।